स्टूडेंट्स, मैं रंजीत कुमार फिर से आपके सामने नया लेक्चर लेके आज मैं जो आपके सामने लेक्चर लाया हूँ वो 11th क्लास का है। बड़े दिनों से 11th क्लास के बच्चे वेट कर रहे थे कि हमारा लेक्चर नहीं आया, 12th क्लास की ही वीडियो बनाते जा रहे हैं और आज मैं आपके सामने चैप्टर सेकंड लेके आया हूँ। चैप्टर फर्स्ट जो है वो थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर है। जब मैं आपको एक दो चैप्टर करा लूंगा तो चैप्टर फर्स्ट भी आपको करवाऊंगा। उसमें आप देखेंगे हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स हैं, उसमें आपने सीखना है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फंक्शंस, डेरिवेटिव्स, ये कुछ चीजें सारी आएंगी उसमें, वो हम डिस्कस करेंगे। आज हम आपके पास सिंपल चैप्टर लेके आ रहे हैं ताकि आपको समझना आ जाए और आपको पता लग जाए। पहला जो मैं हमेशा इसी को करवाता हूं, इसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब यूनिट्स और मेजरमेंट की बात कहें तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को पता होगा, मेजरमेंट होता है किसी को नापना, किसी चीज को किसी चीज का माप, किसी चीज को कितना हम माप सकते हैं और उसका कुछ ना कुछ यूनिट होता है। जैसे मान लीजिए 1 किलो। अब 1 किलो तो है लेकिन क्या कुछ मटेरियल होगा, तो 1 किलो अब किसका, मान लीजिए शुगर का, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज। आप सोच रहे होंगे ये सब्जी मंडी की बात कर रहे हैं सर, ये इसकी बात नहीं है, ये मेजरमेंट की बात है। पहले मेजरमेंट आया तभी आज हमारे लिए किसी भी चीज को मेजर करना आसान हो गया है। तो आपको हम ले चलते हैं पूरी डिटेल में कि हमारे पास है क्या। सबसे पहले हमारे पास आता है कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। आप पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। 11th क्लास में पता होना चाहिए फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, नेचर और नेचुरल फिनोमेनन के बारे में पढ़ना फिजिक्स कहलाती है। अब बात नेचर की आती है तो कुछ बच्चे जो 10th से आए होते हैं उनके माइंड में नेचर का मतलब आता है लाइफ साइंस, मतलब बायोलॉजी। ऐसा कुछ नहीं है। नेचर पढ़ना है, नेचर के बारे में पढ़ना है और कुदरती फिनोमेनन क्यों होते हैं, कुदरती प्रोसेसेस क्यों होते हैं। जैसे कि दिन के बाद रात क्यों आती है, किसी भी चीज को ऊपर फेंको तो वो नीचे क्यों आता है, जब रात होती है तब चंद्रमा क्यों दिखाई देता है, तब सूरज हमें क्यों नहीं दिखाई देता। हमारी अर्थ जो है वो 365 दिन और 6 आवर घूमती है, अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, ऐसा क्यों होता है। ये सारी चीजें पढ़ना जो है वो आपको पॉसिबल होगा फिजिक्स के अंदर। तो वही सारी नेचुरल फिनोमेना, जैसे मौसमों का बदलना, हर मौसम साल के बाद बदलता जाता है, नया मौसम आता है, ऐसा क्यों होता है। बड़ी सारी चीज़ों को हम देखते हैं, हम किसी चीज़ को ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर फेंके वो धरती पे क्यों नहीं आती है। ये सारी चीज़ें कुदरती हैं, ये सारी चीज़ें बाय नेचर हो रही हैं, तो ये क्यों होता है, दिस वी विल स्टडी इन फिजिक्स। ओके, लेट अस स्टार्ट विद न्यू चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब मेजरमेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट, व्हाई वी हैव अ नीड ऑफ मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट की जरूरत क्या है, वी हैव अ नीड ऑफ मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट की जरूरत इसलिए है बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू, नेचर, टाइप एंड साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये वर्ड याद रखना, फिजिकल क्वांटिटीज। इस चैप्टर में आपको इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिजिकल क्वांटिटी की नेचर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, किस टाइप की है, क्या साइज है, इसी के बारे में पढ़ना हमें कौन बताता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट। इसी चीज के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्ट वैल्यू हम जान सकें, उसकी नेचर किस टाइप की है वो उसको जान सकें और उसका साइज जान सकें। नेचर, टाइप, साइज आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं बात करता हूं, अगर मैं एक शॉप पे जाता हूं, आई गो टू अ शॉप, और उस शॉप पे जाता हूं और शॉप में जाके मैं उसको बोलता हूं, शॉपकीपर को, भाई साहब मेरे को शुगर देना, आई हैव अ नीड ऑफ शुगर। देन ही विल आस्क मी कितनी शुगर चाहिए, क्या अमाउंट क्या है शुगर का। मैं बोलूंगा नहीं, मेरे पापा ने बोला था जाओ और शुगर लेके आ। क्या कभी हम ऐसा बोलते हैं, हमारे पापा हमें शॉप पे भेजेंगे, वो हमें बोलेंगे बेटा 1 किलो शुगर लाना, 5 किलो शुगर लाना। इट मीन्स
5 किलो की बात आती है 1 किलो 1 केजी शुगर। अब इसका मतलब 1 केजी क्या है, उसका मेजरमेंट है, और शुगर क्या है, उसकी नेचर है, उसकी टाइप है, और उसका साइज हमें कितना बता दिया 1 किलो। वैल्यू क्या है 1 केजी। ये सारी चीजें और शॉपकीपर आराम से हमें 1 किलो शुगर दे देगा। अगर मैं बोलूंगा 1 केजी शुगर चाहिए, 2 केजी शुगर चाहिए, इट मींस आई हैव टू टेल हिम मैग्नीट्यूड। मुझे उसको मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। और फिर उसको कितना चाहिए, शुगर तो बताया, चीज तो बताई, उसकी क्वांटिटी कितनी है 1 केजी है, तभी मुझे देगा। मेरे 1 किलो कहने पे अंकल मुझे 1 किलो देना, अब मैंने टाइप नहीं बताई कि क्या चाहिए मुझे, तो बोले 1 किलो वाट क्या चाहिए, शुगर चाहिए, या आपको 1 केजी कोई दाल चाहिए, या फिर 1 केजी आपको साल्ट चाहिए, what you have a need of, he will ask you, but you have to remember that, and I think you all know that when we go to shop we ask him for buying exact measure, exact value of the quantity। आप उसको exact value quantity की बोलते हो, आप कहते हो 1 केजी ये चीज दीजिए, 2 केजी चीज दीजिए, हाफ केजी दीजिए, 250 ग्राम के ये चीज दीजिए। इट मीन्स आप उसका मेजरमेंट बताते हो और फिर आपको वो चीज देता है। तो मेजरमेंट से हमें उसकी वैल्यू के बारे में पता चलता है, नेचर के बारे में पता चलता है, टाइप के बारे में पता चलता है, साइज के बारे में पता चलता है, और इसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी की नेचर के बारे में हमें ये सारी चीजें पता लगती हैं, इसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट क्या होता है। ओके, इसी चीज को लॉर्ड केल्विन ने बताया। लॉर्ड केल्विन ने क्या कहा, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स यू नो समथिंग अबाउट इट। कहता है जब तुम किसी चीज को मेजर कर सकते हो और उसके बारे में मेजर करके बोल सकते हो, उसको बता सकते हो नंबर्स में उसको बता सकते हो। जैसे कि अभी मैंने बताया 1 केजी नंबर है, किसका, क्वांटिटी तो है 1 है, 2 उसका नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, केजी उसका यूनिट है, शुगर वो क्वांटिटी है। जब किसी चीज को आप क्या कर सकते हो, किसी चीज के बारे में बताओ तो उसको अगर नंबर में बता सको तो इसका मतलब आप किसी चीज के बारे में जानते हो, आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो और उसके बारे में आप जानते हो, कुछ ना कुछ जानते हो। लेकिन but when you cannot express it in numbers, you are in numbers, your knowledge इधर मैं लिख देता हूं, your knowledge is of a merged and अनसेटिस्फैक्टरी काइंड। कहता है तुम्हारी जो नॉलेज होगी, ये लॉर्ड केल्विन ने कहा, वो उसका आप अनसेटिस्फैक्टरी हो उससे, और वो मर्ज है, ठीक है। अनसेटिस्फैक्टरी का मतलब आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, जब आप किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं। चलिए हम उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूं, मैं अपने ब्रदर को बोलता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और मेरा दूसरा भाई भी अपने पेरेंट्स को बोलता है मम्मा मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन क्या उस फीलिंग को मेरे पेरेंट्स बता सकेंगे कि वाकई इन दोनों बच्चों में से मेरे से ज्यादा प्यार कौन करता है? नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि उन इमोशंस को हम मेजर नहीं कर सकते। बट अगर मेरे पेरेंट्स मेरे को बोलते हैं कि जाओ बेटा, हम जानना चाहते हैं कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो, जाइए हमारे लिए एक घर बनाइए। और अगर मैं बहुत अच्छा घर बनाता हूँ, मेरा भाई एक झोंपड़ा बनाता है, तो वो जान सकेंगे कि घर अच्छा बनाया मतलब बहुत पैसा खर्चा, और दूसरे वाले ने पैसे में कंजूसी की, इट मीन्स मेरा प्यार ज्यादा है और उसका प्यार कम है। क्योंकि अब हम मेजर कर पा रहे हैं, पैसों को मेजर कर पा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे जिस चीज को हम मेजर नहीं कर पाते, वी कांट गेट द एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। हम उसकी वैल्यू नहीं, उसका मेजरमेंट नहीं जान सकते वो कितना है।
इसीलिए लॉर्ड केल्विन ने कहा था कि जब किसी चीज को आप मेजर कर सकते हो, इट मीन्स आप उसके बारे में कुछ जानते हो, और जब नहीं मेजर कर सकते, इसका मतलब आप उसके बारे में अधूरी नॉलेज रखते हो, आपको उसका पूरा ज्ञान नहीं था। तो ये केल्विन ने कहा था। अब बात आती है कि मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, मेजरमेंट को करना क्यों था, ये तो मैंने बता दिया। जरूरत क्यों पड़ी, देखिए बेटा, जब जैसे जैसे क्या हुआ हिस्ट्री में, 16th सेंचुरी में बहुत सारे रेवोल्यूशन आने लग पड़े। आप पढ़ते हो, हिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, 8th 9th 10th में आपने पढ़ा है कि जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद साइंस बढ़ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद हमारे पास जो है फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हो गई, इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, फिर एक देश से दूसरे देश में ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। तो जब ये सारा काम स्टार्ट हो गया, उस समय पे किसकी जरूरत थी, उस समय पे जरूरत थी मेजरमेंट की। तो वो जो मेजरमेंट था, एग्जैक्ट वैल्यू का मेजरमेंट हमें पता होना चाहिए। एग्जैक्ट जो मेजरमेंट होता था, जो भी इक्विपमेंट बेस्ट मेजर करता था, वो ज़्यादा डिमांड में रहता था, और इन चीज़ों के लिए मेजरमेंट का जो था नॉलेज होना बहुत जरूरी हो गई थी। तो चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाऊंगा टॉपिक के साथ साथ में। लेकिन अब पढ़ते हैं कि मेजरमेंट करना किसका होता है। तो वो होता है पहले फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्वांटिटीज वर्ड सुना था, फिजिकल क्वांटिटीज क्या आ गया? क्वांटिटीज मतलब कोई भी चीज की मात्रा। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? देखिए, हमारी इस दुनिया में ऐसी क्वांटिटी भी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और ऐसी भी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर दोज क्वांटिटीज which can be measured and in term of which laws of physics are described. Laws of physics are described. फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और जिनसे फिजिक्स के लॉज जो हैं वो पूरे के पूरे सेटिस्फाई होते हैं, जिससे हम फिजिक्स के लॉ को बता सकते हैं, फिजिक्स के लॉ के अंदर वो सारी चीजें आती हैं। तो सबसे पहली बात आती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं? तो आप सोचते होंगे तो सारी चीजें मेजर होती हैं, मास मेजर होता है, लेंथ मेजर होती है, टाइम मेजर होता है, ठीक है, और वेट मेजर होता है, टेम्परेचर मेजर होता है, करंट मेजर होती है। लेकिन क्या ऐसी चीजें भी हैं जो मेजर नहीं होती? मैं लेटर ऑन डिस्कस करता हूं। पहले देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो क्या है? लेंथ का मीटर है। मास टाइम है, फोर्स है, वेट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है, टेम्परेचर है, करंट है, ये सारी आप चीजें मेजर कर सकते हो। और जिन भी चीजों को आप मेजर कर सकते हो उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये फर्दर दो टाइप की हैं, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि आपको किसी भी बुक में शायद ही मिले कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं। फिजिकल क्वांटिटीज लिखी होती हैं, नॉन फिजिकल। देखिए, फिजिकल को समझने के लिए हमें नॉन फिजिकल को समझना जरूरी है। जिन क्वांटिटीज को, द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। देखिए, उदाहरण अभी मैंने दिया था थोड़ी देर पहले, लेकिन फिर भी दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आ जाता है इमोशंस, फीलिंग, वही आ गई, जॉय, सैडनेस, सारो, एटसेट्रा। क्या आप इन इमोशंस में ये सारे पार्ट आ गए? खुशी, सैडनेस, सारोनेस, हैप्पीनेस, क्या ये सारी चीजों को आप मेजर कर सकते हो? जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मैं अपनी वाइफ को कहूं कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, वो बोलेंगे वाकई बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इंटरनल मेरे में प्यार कम हो गया हो धीरे धीरे, तो क्या कहने से क्या पता लग गया? नहीं पता लगेगा। उसी तरह से अगर मैं अपने फ्रेंड को बोलूं कि वाकई यार तेरे से बहुत गुस्सा मैं हूं, लेकिन मैं उससे झूठ बोल रहा हूं, जैसे कि एक्टर बोलते हैं, एक्टिंग जो वो करते हैं वो हमें लगता है बिल्कुल रियलिटी है, बिकॉज यू कांट अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इमोशंस। इमोशन का मैग्नीट्यूड आप नहीं समझ सकते। अगर आप समझ सकते तो शायद ये फिल्म में भी आप 2 मिनट में समझ सकते कि ये झूठ है। आप घर में
लड़ाई झगड़ों का कारण भी आप पकड़ सकते हैं कि सच कौन है झूठा कौन है, उसका मैग्नीट्यूड आप पकड़ सकते हैं। इट मीन्स जिन क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते आज तक, उनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं और उनको हम पढ़ते नहीं। उनकी शायद कोई और साइंस हो, इनके बारे में हम नहीं पढ़ते। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको हम, तो इसकी जो टाइप्स फिजिकल क्वांटिटीज की वो आगे हमारे पास, इसकी दो टाइप होती हैं। एक टाइप होती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, इसकी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या क्या टाइप्स हैं? देखिए इसकी टाइप्स दो टाइप हैं। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक है डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, किसी भी चीज के ऊपर निर्भर नहीं करती, किसी दूसरी क्वांटिटी का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती हैं, जो भी क्वांटिटी फंडामेंटल से पैदा होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से पैदा होती है, उनको हम फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। चलिए इनकी डेफिनेशन करते हैं और फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज अब जो होती हैं इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। These are those physical quantities which cannot be treated as independent of other physical quantities. जो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट कौन होता है? जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता। जैसे एक फैमिली है, फैमिली मेंबर के हेड होते हैं, जो कमाता है, घर को लाता है, वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं होता। उसी तरह से जो क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ना ही उनसे हमें मिलती है, ना ही उनसे ऑब्टेन होती है, ना ही उनसे डिराइव होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल बोलते हैं। जो कि बेसिक हैं, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती, जो किसी भी क्वांटिटी से पैदा नहीं होती, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनसे छोटी और कोई क्वांटिटी नहीं होती, ये किसी से नहीं मिल सकती, ये किसी और दूसरी क्वांटिटी, कोई और दूसरी क्वांटिटीज को पैदा नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पे हमारे पास आता है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। मैं आपको बता दूं, कुछ साल पहले तक हमारे पास सिर्फ ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, मास, लेंथ और टाइम। लेकिन लेटर ऑन चार और फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐड की गई। इसमें टेम्परेचर आया, करंट आया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आया। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर प्रेजेंट सो फार इन नेचर, जो आज तक हमें पता है या फिर यही पाई जाती है कुदरत में, वो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए मास हमें पता है, इसका ऐसा यूनिट केजी होता है। लेंथ, उसका ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर होता है। टाइम का सेकंड होता है। टेम्परेचर का आपको पता है केल्विन होता है। करंट का जो होता है आप पढ़े हैं 10th में अभी उसका होता है एम्पेयर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, जो कि 9th में पढ़ा आपने मोल कंसेप्ट, और केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे आप मोल कंसेप्ट। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि नेचुरल चीजों की शाइनिंग, नेचुरल चीजों की लाइट को मेजर करती है। ये 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का आपको निचोड़ क्या निकलता है, क्या समझना क्या है? जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो किसी से पैदा नहीं होती, जो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपको एक बात याद रखनी है, इनसे कोई भी और, इन 7 क्वांटिटी को छोड़ के और कोई फंडामेंटल नहीं है, और ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इनको कोई भी पैदा नहीं कर सकता। ये बात दिमाग में याद रखनी है, इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। अब आती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज देखिए क्या होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल से पैदा हुई हैं। अरे आप एक बात समझ लीजिए, इन फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। जैसे कि आप समझिए स्पीड, ठीक है, क्या इसमें स्पीड है? नहीं। क्या इसमें फोर्स है? नहीं। क्या इसमें हमारे पास प्रेशर है? नहीं। क्या इसमें हमारे पास वेलोसिटी है? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में लेंथ ही होता है। स्पीड, फोर्स, प्रेशर, एक्सीलरेशन के बाद आ गया हमारे पास
लीनियर मोमेंटम हमारे पास और भी चीजें हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एटसेट्रा। ये सारी कौन सी क्वांटिटी हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी, जो किसी से दूसरी से पैदा हुई है। मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे पैदा हुई है, अभी आपको बताता हूं, लेकिन पहले ही समझते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में देखते हैं। दीज आर दोज क्वांटिटीज which these are those quantities depend upon fundamental quantities, fundamental and derived fundamental quantities and derived from them and obtained from them, फॉर एग्जाम्पल, आप सारी की सारी ये एग्जाम्पल लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पीड, फोर्स, प्रेशर, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे पास जो भी प्रकार की एनर्जीज हैं, जितने भी टाइप के फोर्सेस हैं, जितने भी प्रेशर है, जितनी भी एक्सेलरेशन है, स्पीड है, लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, इंपल्स है, ये सारी की सारी क्वांटिटीज कौन सी है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। हम किसी एक को चुनते हैं और जानते हैं क्या ये वाकई डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल से पैदा हुई है। इसको समझने के लिए हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं स्पीड के बारे में। ये सिर्फ हमें पता करना है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा, जब तक आपको सच के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आप उसको मानते नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो स्पीड की बात करें, हमें पता है, 9th में हमने पढ़ा है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए देखते हैं, डिस्टेंस होती है लेंथ और टाइम तो टाइम होता है। इसका मतलब स्पीड किससे पैदा हुई? लेंथ और टाइम से। अब बताइए, लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं? यस, लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस। इसका मतलब स्पीड भी कहां से पैदा हुई है? फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब स्पीड भी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जो कि फोर्स। फोर्स क्या होता है बच्चे? फोर्स होता है, हमें पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? 9th में पढ़ा हुआ है आपने। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एस अपॉन टी इंटू टी। फिर आगे जाते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास तो है, मास को मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूं, कैपिटल से, एस को लेंथ से रिप्रेजेंट करता हूं, उसको टी के स्क्वायर से। अब हम चेक करते हैं, क्या इससे और नीचे ये जा सकता है, टूट सकता है? नहीं टूट सकता। मास से छोटी और कोई क्वांटिटी, तो मास क्या फंडामेंटल है? यस इट इज, मास फंडामेंटल है, देख सकते हैं ये फंडामेंटल। उसके बाद लेंथ फंडामेंटल है, यस इट इज फंडामेंटल है। क्या टाइम फंडामेंटल है? टाइम, यस इट इज। इसका मतलब फोर्स भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इससे आपने क्या सीखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ना ही किसी से पैदा होती। डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल से पैदा होती हैं और इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं। यही चीज हमने यहां से सीखी। एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला फोर्स है। हेंस इट इज क्लियर दैट डिराइव्ड क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज की टाइप, उनके यूनिट्स की टाइप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।